वेलकम बैक टू द चैनल स्टडी विद कश्मीर। तो आज हम क्लास 9 चैप्टर नंबर 1 साइंस का जो है मैटर इन आवर सराउंडिंग्स, इसके एक्सरसाइज क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस करने वाले हैं। इससे पिछली वीडियोस में हमने चैप्टर की एक्सप्लेनेशन, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड इन टेक्स्ट क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस कर लिए हैं। इफ़ यू हैवंट वॉच्ड दैट वीडियो प्लीज़ डू दैट, ताकि आज हम एक्सरसाइज क्वेश्चन आंसर्स को भी इजीली डिस्कस कर सके एंड आपको पहले वाले कंसेप्ट्स भी क्लियर हो। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट क्वेश्चन हमें गिवन है, कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू सेल्सियस स्केल। ये हमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन गिवन है। इसका ए पार्ट गिवन है हमें 293 केल्विन। बिफोर सॉल्विंग दिस आपको एक बात पता होनी चाहिए कि जब हम केल्विन को सेल्सियस में कन्वर्ट करते हैं तो हम 273 गिवन टेम्परेचर से सब्ट्रैक्ट करते हैं, और जब हम सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करते हैं तो हम 273 को गिवन टेम्परेचर में ऐड करते हैं। दिस इज द गोल्डन रूल। इससे ही हम सेल्सियस को केल्विन में और केल्विन को सेल्सियस स्केल से कन्वर्ट करने वाले हैं। तो लेट्स सी द फर्स्ट आंसर। इसमें हमें 293 केल्विन टेम्परेचर है दिया है, जिससे हमें 273 माइनस करना है, तो आंसर हमारे पास आएगा 20 डिग्री सेल्सियस। सेकेंड पार्ट हमें इसका गिवन है 470 केल्विन। इसको भी सेम प्रोसीजर से ही हमें सब्ट्रैक्ट करना है। 470 केल्विन माइनस 273 एंड आंसर वुड बी 197 डिग्री सेल्सियस। तो ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। नाउ लेट्स कम टू सेकंड क्वेश्चन इज, कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू केल्विन स्केल। इससे पिछले क्वेश्चन में हमने किस में कन्वर्ट करा था? सेल्सियस स्केल में, और इसमें हम किस में कन्वर्ट करेंगे? केल्विन स्केल में। केल्विन स्केल में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना है? 273 टेम्परेचर में ऐड करना है। यही हमारा सॉल्यूशन इससे ही बनेगा बाय प्लेसिंग द डिजिट्स। फर्स्ट पार्ट हमें गिवन है 25 डिग्री सेल्सियस। इसको केल्विन में चेंज करने के लिए हमें इसमें 273 ऐड करना पड़ेगा एंड द आंसर विल बी 298 केल्विन। सेकेंड हमें इसमें गिवन है 373 डिग्री सेल्सियस। अब इसको हमें चेंज करना है सेल्सियस स्केल में, तो इसमें हम क्या करेंगे? 373 डिग्री सेल्सियस में 273 को ऐड कर देंगे एंड आवर आंसर विल बी 646 केल्विन। So this was our second question. Now let's come to third question. Third question is, give reasons for the following. Give reason for the following. हमें इसमें A पार्ट गिवन है, नेफ्थलीन बॉल्स till solid. सबसे पहले हम इसकी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। फर्स्ट हमें क्वेश्चन रीड करते हैं। नेफ्थलीन बॉल्स डिसअपियर विथ टाइम विदाउट लीविंग सॉलिड, हाउ डज दिस हैपन? मैंने आपके साथ एक टॉपिक डिस्कस करा था अपनी एक्सप्लेनेशन वीडियो के अंदर कि जब हम सॉलिड से डायरेक्ट गैस के अंदर चेंज होते हैं, व्हाट डज दिस प्रोसेस कॉल्ड? इस प्रोसेस को हम कहते हैं सब्लिमेशन। सब्लिमेशन। So sublimation is the process in which a solid directly changes into gas without undergoing the liquid state. तो यहाँ पे हमसे क्वेश्चन पूछा है कि नेफ्थलीन बॉल्स जो है
वो कैसे डिसअपियर हो जाती हैं विदाउट लीविंग एनी सॉलिड्स। अगर आप उसे एनवायरनमेंट के अंदर, एटमॉस्फेयर के अंदर एक्सपोज रखोगे तो वो किस तरीके से डिसअपियर होगी और ऐसा क्यों। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि सबलाइन है, ड्यू टू सबलाइन ये डायरेक्टली गैस के अंदर चेंज हो गया। अब हम इसका आंसर लिखते हैं। आंसर इसका होगा द डायरेक्ट चेंज ऑफ अ सॉलिड स्टेट into gaseous state without changing into liquid state, without changing into liquid state is called sublimation. And the naphthalene balls undergo sublimation and directly changed into gas without leaving any solid। तो ये इसका आंसर है इस क्वेश्चन का। So this was our third question का part A. Now let's come to second part of third question is we can tell away. So ये question है we can get the smell of perfume sitting several meters away. तो अब हमें इसका रीज़न बताना है कि ऐसा क्यों होता है। हमने जब अपने लेक्चर्स लिए थे तो हमने उसमें क्या देखा था कि एक प्रोसेस होता है डिफ्यूजन नाम का एक प्रोसेस होता है। कैन यू रिमेम्बर दैट प्रोसेस कि वो प्रोसेस हमने क्या पढ़ा था, याद है कि नहीं। डिफ्यूजन प्रोसेस होता है इंटरमिक्सिंग ऑफ टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ पार्टिकल्स। दो अलग अलग पार्टिकल्स जब एक दूसरे के साथ इंटरमिक्स होते हैं तो वो किस प्रोसेस के अंडर हो जाते हैं, दैट इज डिफ्यूजन। तो आज इस क्वेश्चन का आंसर हम डिफ्यूजन के मेथड से ही देने वाले हैं। तो अब देखो हमें यहाँ पे क्या बताया गया है कि हमें परफ्यूम की स्मेल सेवरल मीटर्स अवे तक आ जाती है। अब देखो जो परफ्यूम के पार्टिकल्स होते हैं वो डायरेक्टली गैस के पार्टिकल्स के साथ इंटरमिक्स हो जाते हैं, दैट मीन्स दे अंडरगो डिफ्यूजन। इसी वजह से हम सेवरल मीटर्स अवे तक परफ्यूम की स्मेल को स्मेल कर सकते हैं। दिस इज बिकॉज जहाँ तक एयर मूव करेगी वहाँ तक हमें परफ्यूम की स्मेल आएगी। टिल फार द एयर मूव्स इन आवर हाउस वी कैन गेट द स्मेल ऑफ परफ्यूम। सो द आंसर विल बी the particles of gas or perfume easily diffuses with the particles
of air and thus we are able to smell the perfume several meters away. So this is our third question ka part B. Now let's come to another part. Fourth question is arrange till oxygen. Now let's write the answer to this question. सबसे पहले तो हम क्वेश्चन ही पढ़ लेते हैं. Arrange the following substances in increasing order of force of attraction between the particles water, sugar and oxygen. अब देखो, सबसे पहले आपको समझाती हूँ. ये देखो, solid, this is for liquid and this is for gas. Let me write solid, liquid and gas. ठीक है, सॉलिड्स के पार्टिकल्स देखो. कितने क्लोजली पैक्ड है, राइट. लिक्विड्स को देखो, स्पेस है. गैसेस को देखो, और भी ज्यादा स्पेस है. अब देखो, जब सॉलिड्स के पास इतना कम इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस है, दैट मीन्स कि पार्टिकल्स का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो क्या है, मैक्सिमम है, राइट. अब लिक्विड्स में देखो, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो क्या है, थोड़ा सा कम है सॉलिड से. दैट मीन्स लेस देन सॉलिड्स बट मोर देन गैसेस. ऐसा देखो, क्यों? गैसेस के अंदर क्या है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इट्स मिनिमम. तो ये था सॉलिड, लिक्विड एंड गैस के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का. अब हमें इसमें जो ऑप्शंस दिए हैं इस क्वेश्चन में, जिसको हमें ऑर्डर में लगाना है, दैट इज वाटर, शुगर एंड ऑक्सीजन. अब मैंने आपको इनके पार्टिकल समझा दिए हैं, तो आपको अब मुझे बताना है कि सबसे कम डेंसिटी किसकी होगी. इंक्रीजिंग ऑर्डर मीन्स छोटे से बड़ा, राइट. तो अब सबसे छोटी, मतलब मैं यहाँ पे ऑप्शन भी लिख देती हूँ. हमें गिवन है ऑक्सीजन, सॉरी, इट इज लाइक वाटर, शुगर एंड ऑक्सीजन. तो ये हमें गिवन है. अब आपको मुझे बताना है कि इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस किसका कितना है और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इन पार्टिकल्स में किसका सबसे ज्यादा होगा या किसका सबसे कम होगा. डू कमेंट दिस इन द चैट बॉक्स. अब मैं आपको इसका आंसर बताती हूँ. हमने क्या पढ़ा कि सबसे ज्यादा इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस किसमें था, गैसेस में, और वहीं पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या था, मिनिमम. दैट मीन्स जब सबसे छोटा होगा वो क्या होगा, गैसेस. इसमें से गैस कौन सा है, ऑक्सीजन. लो भैया, ऑक्सीजन लिख दिया. नेक्स्ट हमने क्या देखा, लिक्विड्स. लिक्विड्स में क्या था कि सॉलिड से ज्यादा था क्या, सॉलिड से ज्यादा था इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या था भाई, सॉलिड से कम था और गैसेस से ज्यादा था. इसका मतलब क्या होता है, सेकंड नंबर पे कौन आया भाई, लिक्विड्स आ गए. अब लिक्विड क्या है, वाटर. लो भैया, लिख दिया. नेक्स्ट हमें गिवन है शुगर. अब शुगर ही बचा, शुगर लिख दो भाई. सबसे पहले तो आप शुगर भी देख लो. सबसे ज्यादा इंटरमॉलिक्यूलर, सॉरी, सबसे कम इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस किसका है, सॉलिड्स का. और शुगर क्या है, हमारी सॉलिड है. अब सॉलिड के पार्टिकल्स जो हैं वो क्या है, क्लोजली पैक्ड है. इसका मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है, मैक्सिमम. तो हमारा सबसे बड़ा क्या आएगा, इंक्रीजिंग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में शुगर. तो सबसे कम ऑक्सीजन, उससे ज्यादा वाटर, देन शुगर. So this was our fourth question. Now let's come to another question. Question is
physical state, that is what is the physical state of water at। हमें इसमें फिजिकल स्टेट बताना है वाटर का। फर्स्ट हमें गिवन है 25 डिग्री सेल्सियस। अब देख लो, मैंने आपको इन टेक्स्ट क्वेश्चंस में भी बताया था कि वाटर कब स्टार्ट होता है बॉईल करना। इट इज एट 0 डिग्री सेल्सियस, राइट। सॉरी, वाटर मेल्ट कब करता है 0 डिग्री सेल्सियस में, एंड बॉयल कब करता है 100 डिग्री सेल्सियस में, राइट। अब इन्हीं दो ऑप्शन से हमारा क्या बन जाएगा आंसर। अब देखो 0 डिग्री सेल्सियस से और 100 डिग्री सेल्सियस के बीच में जो रहेगा वो स्टेट होगी हमारी लिक्विड स्टेट, ठीक है। 100 डिग्री सेल्सियस से बाहर जो रहेगा वो होगी भैया हमारी गैसियस स्टेट, और 0 डिग्री सेल्सियस के ऊपर मतलब माइनस में जब चला जाएगा तो वो स्टेट होगी हमारी भैया सॉलिड स्टेट, ठीक है। अब यहाँ पे हमें गिवन है 25 डिग्री सेल्सियस, इसका मतलब है 0 डिग्री सेल्सियस से 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे वो होगा हमारा सॉलिड, और 100 डिग्री सेल्सियस 100 डिग्री सेल्सियस से ऊपर 100 डिग्री सेल्सियस से 0 डिग्री सेल्सियस के बीच में वो लिक्विड, और 100 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री सेल्सियस से ऊपर दैट विल बी आवर गैस, ठीक है। तो फर्स्ट हमें 25 डिग्री सेल्सियस गिवन है। 25 डिग्री सेल्सियस 0 डिग्री सेल्सियस और 100 डिग्री सेल्सियस के बीच में लाई करता है, दैट मीन्स वाटर की स्टेट होगी लिक्विड। लो भैया लिक्विड आ गया, ठीक है। सेकेंड बी पार्ट हमें इसमें गिवन है 0 डिग्री सेल्सियस। हमने क्या देखा 0 डिग्री सेल्सियस 0 डिग्री सेल्सियस से ऊपर मतलब माइनस में चला जाएगा, आंसर क्या बन जाएगा डायरेक्ट सॉलिड। भैया इतने इजी क्वेश्चंस क्यों दे रहे हो हमें थोड़े टफ दो, ये तो हमारे बाएं हाथ का खेल है। नेक्स्ट हमें गिवन है 100 डिग्री सेल्सियस। 100 डिग्री सेल्सियस तो भैया क्या हो गया, इसका मतलब कि 100 डिग्री सेल्सियस या 100 डिग्री सेल्सियस तक और 100 डिग्री सेल्सियस के आगे लिक्विड और गैसियस स्टेट दोनों आएगी। तो यहाँ आप लिख दो लिक्विड, गैस लिख दो या वेपर स्टेट लिख दो, मैं वेपर लिखना ज्यादा प्रेफर करती हूँ। तो ये हमारी वाटर की फिजिकल स्टेट रहेंगी एट दिस गिवन टेम्परेचर। So this was our fifth question. Now let's come to another question. Let's come to sixth question. That is, give 2 reasons to justify. हमें 2 reasons लिखने हैं इनको क्या करने में, जस्टिफाई करने के लिए। इसका ए पार्ट जो हमें गिवन है दैट इज वाटर टिल लिक्विड। सो हमें क्वेश्चन गिवन है वाटर एट रूम टेम्परेचर इज अ लिक्विड, वाटर इज अ लिक्विड। इसमें हमें डायरेक्टली आंसर देने के लिए 2 इसमें हमें रीजंस बताने हैं। डायरेक्ट आंसर बन जाएगा जब यहाँ पे लिक्विड्स की बात हुई है, तो कैरेक्टरिस्टिक्स वाली वीडियो में डिस्कस करा था मैंने कि लिक्विड्स की जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती है वो क्या है कि डू नॉट हैव फिक्स्ड शेप, राइट, फिक्स्ड शेप नहीं होती। फिर उसके बाद हैव फिक्स्ड वॉल्यूम एंड मेनी मोर। हमने ऐसी ही बहुत सारी कैरेक्टरिस्टिक्स लिक्विड्स के बारे में अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स वाली वीडियो में मैंने डिस्कस करी है। आप उस वीडियो को देख लेना ताकि आपके कंसेप्ट्स क्लियर हो सके और आप एग्जाम्स में अच्छे मार्क्स स्कोर कर सको। इसके अंदर मैं बताना है वाटर एट रूम टेम्परेचर इज अ लिक्विड। सी वाटर क्या है, हैव फिक्स्ड वॉल्यूम प्लस फिक्स्ड शेप नहीं है, मतलब शेप भी वो अपना कंटेनर के अकॉर्डिंग ही चेंज करता है। आंसर डायरेक्ट आ जाएगा इससे हमारा कि वाटर हैज फिक्स्ड वॉल्यूम, राइट। एंड सेकेंड आ जाएगा कि वाटर क्या है, वाटर इज अ फ्लूइड। आप कोई भी ऐसी 2 कैरेक्टरिस्टिक्स लिख सकते हो जो आपको लगता है कि वाटर को जस्टिफाई करेगा कि वो रूम टेम्परेचर में क्या है, लिक्विड है। अब हम इसके बी पार्ट पे आते हैं जो हमें गिवन है
an iron almirah to temperature. See, हमें गिवन है an iron almirah is a solid at room temperature. अब यहाँ पे हमें सॉलिड की कैरेक्टरिस्टिक्स बतानी है. सॉलिड की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हो जाएगी भाई? लिक्विड से अपोजिट हो जाएंगी. क्या है? have fixed shape, have fixed shape, have fixed volume, राइट. तो यहाँ क्या आ जाएगा आंसर में? कोई भी तो कैरेक्टरिस्टिक्स लिख दो जो आपको सुटेबल लगे. फर्स्ट की इट इज रिजिड, दैट इज have fixed shape, राइट. सेकेंड रीजन आप लिख दो कि has definite volume. कोई भी दो suitable characteristics आप इसमें लिख सकते हो. So this was our 6th question. Now let's come to another question. To 7th question, that is ice till temperature. Question है why is ice at 273 Kelvin more effective in cooling than water at the same temperature? सबसे पहले मैं आपको इसका आंसर लिख देती हूँ, फिर मैं आपको इसको एक्सप्लेन करती हूँ. Ice at 273 Kelvin absorbs more heat to change into liquid state. This is the latent heat of fusion. So that's why ice is more effective than water at the same temperature. अब इसमें हमें क्या गिवन? देखो आइस जो है वो क्या है? एक सॉलिड है, ठीक है. क्या है? आइस एक सॉलिड है, ठीक है. वाटर एक लिक्विड है, राइट. अब ice at 273 Kelvin, why it is more effective than water at the same temperature? देखो, एक तो आइस सॉलिड है, दूसरा कि आइस जो है it requires more heat to change into liquid state. देखो, जब हम latent heat of fusion की बात करते हैं, जब हम आइस को अगर मैं रख दूं एक पैन में या कभी भी उसको गर्म करने के लिए, उसे पिघलाने के लिए मैं उसे रूम टेम्परेचर में रख दूं, तो वो क्या करेगी? इट स्टार्ट्स मेल्टिंग. क्या करेगा? मेल्ट होना स्टार्ट हो जाएगा. दैट मीन्स वो क्या होना स्टार्ट हो जाएगा? एक बीकर के अंदर आप उसे क्या कर लोगे? इकट्ठा कर लोगे जब तक आइस क्या कर रही है? मेल्ट कर रही है. आइस को मेल्ट होने के लिए सॉलिड को लिक्विड स्टेट में जाने के लिए, दैट मीन्स आइस को वाटर में जाने के लिए रिक्वायर्स मोर हीट देन वाटर. इसी वजह से आइस जो है वो वाटर से ज्यादा इफेक्टिव है एट 273 केल्विन. उसका टेम्परेचर इतना है बट लैटेंट हिडन हीट उसके अंदर बहुत ज्यादा है. दैट्स व्हाई आइस जो है वो मोर इफेक्टिव है देन वाटर एट द सेम temperature. So this was our 7th question. Hope you liked it. Now let's come to 8th question. That is what till steam. See, question है what produces more severe burns, boiling water
और स्टीम। हमें इसके अंदर बताना है कि बॉइलिंग वाटर मतलब उबलता हुआ पानी या उबलते हुए पानी में से निकला हुआ वेपर ज़्यादा गर्म है। अब ये बताओ, देखो जब आप स्टीम लेते हो, जब जुकाम हो जाते क्या लेते हैं हम, स्टीम लेते हैं ना, तो हमें पानी इतना इफेक्ट नहीं करता, पानी इतना इफेक्ट नहीं करता जितना उससे निकली हुई वेपर्स करती हैं, क्योंकि वो नाक जब हम उसे इनहेल करते हैं तो वो नाक में जाके इरिटेशन कॉज करती है, राइट, क्योंकि वो बर्न देती है हमें, इट गिव्स अस बर्न। हमारी स्किन फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत सेंसिटिव होती है, जिसकी वजह से जब हमारे स्टीम से क्या हमारे मशीन से क्या निकलती है स्टीम, या पानी गर्म करके किसी भी पैन में रख लो और उससे से आपकी स्टीम निकले तो आपको इट विल गिव मोर बर्न दैन द लिक्विड प्रेजेंट इनसाइड दैट। ठीक है, अब मैं इसका आंसर लिखती हूँ। इसका आंसर है स्टीम प्रोड्यूसेस मोर बर्न देन बॉइलिंग वाटर। इसकी एक्सप्लेनेशन मैं आपको दे चुकी हूँ कि क्यों है, बिकॉज स्टीम के अंदर एक तो क्या है कि हीट एनर्जी है, स्टीम हैज हीट एनर्जी, खुद की हीट एनर्जी तो है ही, प्लस लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन भी है। अब भाई बॉइलिंग वाटर के पास इतनी सारे हीट तो नहीं है, अब इसके पास इतनी हीट है, भाई ये तो बहुत पावरफुल है। अब ये बहुत पावरफुल बन गया तो भाई स्टीम ने हमें बहुत ज्यादा हमें बर्न दे दिया देन द बॉइलिंग वाटर, तो इसका आंसर होगा हमारा स्टीम। So this was our 8th question. Now let's come to 9th question. 9th question is name till state. क्वेश्चन हमें गिवन है, नेम ABCDEF इन द फॉलोइंग डायग्राम शोज चेंजेस इन द स्टेट। अब देखो मैं यहाँ पे एक डायग्राम बना रही हूँ छोटा सा, जस्ट सी टू दैट, ठीक है। एंड नीचे हमें गिवन डिक्रीज हीट एंड इंक्रीज प्रेशर। ठीक है, तो ये हमें बुक के अंदर डायग्राम गिवन है। अब मैं इसका आंसर बताती हूँ आपको। फर्स्ट हमें गिवन है सॉलिड से लिक्विड। जब कोई चीज सॉलिड से लिक्विड के अंदर चेंज होती है तो क्या है, मेल्टिंग है, मेल्टिंग कह लो या फ्यूजन कह लो, इज मेल्टिंग और फ्यूजन। ठीक है,
बी हमें गिवन है गैस टू लिक्विड। अब गैस जब लिक्विड में चेंज होता है, डायरेक्ट आंसर आपने देखा होगा कि जब वाटर वेपर हमारे ठंडे पानी के सरफेस पे आ जाते हैं तो क्या होता है, कंडेंसेशन होता है। बारिश जब चली जाती है उसके बाद जब हम अपनी रेलिंग्स पे देखते हैं तो हमें वाटर वेपर वो वाटर के ड्रॉपलेट्स दिखते हैं। सी हमें गिवन है, वेट, सी हमारे यहाँ पे है, सॉरी मैं भूल गई बनाना, ठीक है। सी हमें क्या बताना है, गैस को हमें सॉलिड के अंदर चेंज करना है। ओके, जब गैस हम सॉलिड के अंदर चेंज करते हैं दैट इज डिपोजिशन। सॉरी यहाँ पे हमें गैस टू सॉलिड नहीं गिवन, हमें यहाँ पे गैस टू लिक्विड गिवन है। गैस टू लिक्विड मीन्स it is condensation. Okay, so it was B part, but C part is then okay, so there is a mistake, I'm so sorry. This is the B part, right? And the answer of B will be लिक्विड को गैस के अंदर चेंज करें, लिक्विड गैस के अंदर, दैट मीन्स वेपराइजेशन, राइट। एंड सी पार्ट के अंदर गैस लिक्विड में चेंज हो रहा है, गैस लिक्विड में चेंज हो रहा है, दैट मीन्स कंडेंसेशन। वो थोड़ा नंबरिंग की प्रॉब्लम हो गई, आई एम सो सॉरी फॉर दैट। एंड डी पार्ट इज गिवन टू अस लिक्विड टू सॉलिड। जब कोई लिक्विड सॉलिड के अंदर चेंज होता है दैट इज सॉलिडिफिकेशन। सॉलिडिफिकेशन। ई पार्ट हमें गिवन है, ई पार्ट इज गिवन टू अस सॉलिड टू लिक्विड, solid to gas, that means it is sublimation. And the last is gas to solid, that is deposition. So this was our 9th question. Hope you like this video. If you like this, then please subscribe to the channel so that you can get more videos like these, so that your concept would be clear and your question answers would be done and you can ace good marks in your exams. Thank you.